नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा से कई लोग बिथकेंगे भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसमें यह कहा गया कि आरक्षण के भीतर आरक्षण हो, वर्गीकरण हो, जो अधिक वंचित हैं उन्हें अधिक फायदा मिले और इसके बाद पूरे देश में सियासत गर्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू हो, लेकिन क्रीमी लेयर के सवाल पर नरेंद्र मोदी सामने आ गए। लेकिन आरक्षण के भीतर आरक्षण, जब बात कही जाती है कि ईबीसी में आपने लागू किया, ईडब्ल्यूएस में लागू किया, आपने बैकवर्ड क्लास में लागू किया, तो फिर दलित आरक्षण में क्यों नहीं, एससी एसटी में क्यों नहीं? और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद का आयोजन किया गया। पूरे देश में असर भी दिखा और देखिए, राजनीति इस तरीके से गर्मा गई है कि बिहार की राजनीति के दो बड़े चेहरे, दोनों ही एनडीए में, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, दोनों ही बड़े दलित नेता आमने सामने हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है और जीतन राम मांझी कह रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं वे स्वार्थी हैं। जीतन राम मांझी ने कल भारत बंद के दरमियान भी कहा कि देखिए, इसमें क्या बुराई है कि जो अधिक वंचित है उसे आरक्षण का अधिक लाभ मिले। उन्होंने कुछ जातियों के नाम गिना दिए, संख्या गिना दी कि आरक्षण का लाभ इन्हें ही प्राप्त होता रहा है और ये ही आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनते रहे और दूसरी जातियां जो शेड्यूल कास्ट में है वह आरक्षण की सुविधा से, आरक्षण के लाभ से अब भी वंचित है। और देखिए, दूसरी बहस लैटरल एंट्री, सीधी भर्ती यूपीएससी, उस पर भी बड़ी बहस चल रही है। देखिए, यूपीएससी ने फैसला क्या लिया, मोदी सरकार ने हस्तक्षेप कैसे किया, फिर यूपीएससी ने विज्ञापन कैसे रद्द किया, ये बड़ी बहस। और देखिए, इसमें दलितों के बीच ही जंग छिड़ी है। एक कह रहा है हम छोड़ेंगे नहीं, दूसरा कह रहा है जो अधिक वंचित है उसे आप लाभ लेने दीजिए। अजीत जी, यह लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसके बाद दलित नेताओं में मार फंस गई है। देखिए, एक तो ज्ञानेश्वर जी, ये सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा हिस्टोरिक फैसला है, बहुत ऐतिहासिक फैसला है। अब उसके गुण दोषों पर चर्चा अलग है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर चर्चा होती है, उसके राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जाते हैं और उसका विरोध होता है, समर्थन होता है। लेकिन वो फैसला आज का नहीं है, ये बहस आज से नहीं शुरू हो रही, कई दशक से ये फैसला चल रहा है, कई दशक से इस बात पर बहस चल रही है। और आज से 2 दशक पहले, लगभग 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया था कि ये वर्गीकरण नहीं होना चाहिए है, क्योंकि एससी और एसटी जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एक होमोजेनस कम्युनिटी है। ये माना गया कि होमोजेनस है, मतलब जो दलित है वो दलित है, उसमें बंटवारा नहीं करना चाहिए, जो आदिवासी है वो आदिवासी है। ये कह के 2005 में इस मामले को निपटा दिया गया था। ये ईवी चिनैया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला था। ये फैसला उस समय नहीं आया, लेकिन वो मामला लंबित रहा सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि कई और याचिकाएं दाखिल हो गई। पंजाब सरकार पहुंची हुई थी इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में। वहां एक आरक्षण, वहां की सरकार ने आरक्षण के भीतर आरक्षण, अनुसूचित जाति जो एससी कम्युनिटी है उसके भीतर आरक्षण का प्रावधान किया था। और जो वहां के दो दलित कम्युनिटी है, मतलब वाल्मीकि और मजहबी सिख, उनको आरक्षण के भीतर अतिरिक्त लाभ देने का फैसला किया था, जिसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो अंततः पहले 5 जजों की बेंच थी, फिर हुआ कि 5 जजों की बेंच कैसे फैसला करेगी, जब 2005 में भी 5 जजों की बेंच नहीं फैसला किया है, तो 7 जजों की बेंच बनी और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 6-1 से इसमें फैसला किया। एक जस्टिस बेला त्रिवेदी का जो मामला था, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि ये होमोजेनस कम्युनिटी है, इसका विभाजन नहीं होना चाहिए। बाकी 6 जजों की एक राय थी, 6-1 से फैसला आया कि वर्गीकरण होना चाहिए है। और एससी समुदाय में, शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो ज्यादा पिछड़ा है, ज्यादा वंचित है, जो आरक्षण के लाभ नहीं ले पाया है, उस कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर की बात जस्टिस आर.एस. गवई ने कही थी, वो फैसले में नहीं लिखा गया। जस्टिस आर.एस. गवई ने इस बात को अपने फैसले में कहा, चूंकि वो फैसला
सहमति के बावजूद 3 या 4 जजों का फैसला अलग था। उसमें जस्टिस आर एस गवई ने कहा कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू है। हालांकि चीफ जस्टिस और उनके साथ के जो जज थे, जस्टिस मनोज मिश्रा और एक और जज, वो इस पर खामोश रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो सरकार आ गई उस मामले पर। भारत सरकार ने कह दिया, कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग हुई जिसमें बता दिया गया कि भारत सरकार क्रीमी लेयर लागू करने के पक्ष में नहीं। तो वो क्रीमी लेयर वाली बात तो खत्म हो गई, लेकिन वर्गीकरण के मामले पर भारत सरकार चुप रही। कांग्रेस पार्टी भी पहले चुप रही थी, कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया था आधिकारिक रूप से। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो तेलंगाना की सरकार है, रेवंत रेड्डी की जो सरकार है, रेवंत रेड्डी ने कहा था कि मैं पहला मुख्यमंत्री होऊंगा, तेलंगाना पहला राज्य होगा जो इस फैसले को लागू करेगा। क्योंकि तेलंगाना में ये बहस चल रही थी, आंध्र प्रदेश का ही मामला था शुरू में, ये जब आंध्र प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था। और तेलंगाना में एक मडिगा समुदाय है दलितों के भीतर, ज्ञानेश्वर जी, जिसको पिछले साल तेलंगाना चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा करके आए थे कि आपको आरक्षण के भीतर हम आरक्षण देंगे, क्योंकि मडिगा सबसे ज्यादा वंचित कम्युनिटी है, वहां आरक्षण के लाभ से वंचित है। और मडिगा समाज के जो नेता है वो मंच पर रोने लगे थे। प्रधानमंत्री ने गले लगा करके उनको कंसोल किया था और फिर प्रधानमंत्री ने कमेटी भी बनाई थी आरक्षण के भीतर आरक्षण पर विचार करने के लिए। तो ये एक बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड में ये सारी चीजें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में अचानक सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बैठे और उन्होंने फैसला दे दिया, जैसा कि बहुत सारे जो दलितों के जो हितैषी बौद्धिक है, जो सोशल मीडिया में लगातार लिख रहे हैं, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये अचानक दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये कई दशकों से चल रही एक बहस से निकला हुआ फैसला है, जिस पर 7 जजों की संविधान पीठ ने फैसला किया है। और अब इस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ 1 अगस्त का जो फैसला है, 1 अगस्त को ये फैसला आया था, उसके खिलाफ एक समीक्षा याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई है, जिस पर फिर से विचार होगा। तो ये एक कानूनी स्थिति है, ये इसका बैकग्राउंड। अब इसके राजनीतिक पहलू पर आइए ज्ञानेश्वर जी। देखिए, बंटवारा सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने हैं। कल की एक तस्वीर हमने देखी पंजाब से, जहां लुधियाना और जालंधर में वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने बंद का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में प्रदर्शन किया और जगह जगह चौराहों पर लड्डू बांटे, क्योंकि ये मामला वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ था। और वो वाल्मीकि समाज इतना खुश है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, उसको लग रहा है कि अब उसका ड्यू मिलेगा, उसका जो हिस्सा है वो मिलेगा, आरक्षण के लाभ से जो कम्युनिटी वंचित है वो उसका लाभ उसको मिलेगा। तो उन्होंने लड्डू बांटे जालंधर में, लुधियाना में, ये तस्वीरें आई। उन्होंने भारत बंद का विरोध किया, जिस तरह से भारत बंद का विरोध कर रहे थे जीतन राम मांझी, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया। क्योंकि आप जानते हैं, जो बिहार की रियलिटी जानते हैं, बिहार की सामाजिक सच्चाई से जो लोग परिचित हैं, उनको पता है कि जो माझी कम्युनिटी है, जो पासी कम्युनिटी है, जो मेहतर कम्युनिटी है, जो डोम कम्युनिटी है, ऐसी कई कम्युनिटीज हैं जिनको आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं मिला है। जातियों के नाम सब दर्ज है, सारी जातियां ये दलित समुदाय में आती हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कुछ चुनिंदा जातियों को लाभ मिलता है। जो बात ओबीसी आरक्षण के लिए कही जाती है कि जो मजबूत दबंग ओबीसी जातियां हैं, चाहे यादव हो या कुर्मी हो या कोयरी हो, ये जातियां आरक्षण के सारे लाभ ले जाती हैं, और जो अत्यंत पिछड़े हैं वो वंचित रह जाते हैं। तो ये बात कही जा रही, ये सच्चाई पूरे हर प्रदेश की है। अजीत जी, कल मुझे जीतन राम मांझी की पार्टी के एक नेता ने फोन किया और कहा कि ज्ञानेश्वर जी, क्या आपको पता है कि पासवान जाति के जो बच्चे दिल्ली में भी पैदा होते हैं, जो पंजाब में भी पैदा होते हैं, एनआरबी, वे अपना पंजीयन बिहार में ही कराते हैं। क्यों भाई? हमने पूछा क्यों? क्योंकि पासवान को दलित आरक्षण बिहार में ही मिला हुआ है, दिल्ली में पासवान को नहीं मिला हुआ है। उन्होंने रामविलास पासवान के एक भाषण का वक्तव्य भी मुझे भेजा, जो 1990 के दशक में रामविलास पासवान ने संसद के भीतर कहा था कि यदि पासवान को बिहार में आरक्षण है तो दिल्ली में भी मिलना चाहिए। तो जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता ने कहा कि ज्ञानेश्वर जी देखिए, पासवान चाहे जन्म जहां लें, वे अपना बिहार का आधार नहीं खोना चाहते हैं, क्योंकि वे जैसे ही कहेंगे कि मेरा जन्म, मेरा पहचान, मेरा आधार और मेरा मतदाता मतलब वोटर कार्ड दिल्ली का है, वे आरक्षण की सुविधा से वंचित हो जाएंगे। चिराग पासवान लोकसभा का चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में आरक्षण नहीं है। तो लड़ाई इस तरीके से भी फंस रही है। जो आप कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज लड्डू बांट रहा है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं स्वार्थी हैं, तो यह तो बड़ी लड़ाई हो गई। ये तो बड़ी लड़ाई है। और ये सामाजिक जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उस कम्युनिटी के भीतर की भी जो डाइवर्सिटी है, उसको भी समझने की जरूरत है, उस सच्चाई को समझने की जरूरत है।
देखिए ये किस तरह से मायावती पूरी ताकत से बंद को समर्थन कर रही थी कल। क्यों? इसलिए क्योंकि जो जाटो जाति है, जो जिसका दलित कम्युनिटी में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या है जाटो की, उसको अधिकतम लाभ मिलता रहा है आरक्षण का। जो बाकी दूसरी जातियां हैं उनको उस अनुपात में उसका लाभ नहीं मिलता है। तो वो जातियां भले बहुत संख्या में नहीं है तो सड़क पर उतर के उन्होंने समर्थन नहीं किया या भारत बंद का विरोध नहीं किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, उसने पूरी ताकत लगाई कि ये भारत बंद सफल है। इसको सफल बनाने के लिए उन लोगों ने पूरी मेहनत की, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं समूचे दलित समुदाय का नहीं, अपनी कम्युनिटी का जो अपना कोर वोट है उसकी रक्षा करने की चिंता थी कि उसको जो लाभ मिलता है उस लाभ में कोई बंटवारा नहीं, उसमें कोई हिस्सेदार न घुस जाए। देखिए ये तमाम लड़ाइयां इस तरह की चलती हैं और ये बड़ा आपने शुरू में ही ठीक कहा कि बहुत संवेदनशील मामला है। आप किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में, आप कम्युनिटी के लोग आपसे दुश्मन हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए एसटी कम्युनिटी की जब बात आती है, इस फैसले में एसटी कम्युनिटी का भी मामला शामिल है। उसको भी एक होमोजेनस कम्युनिटी कहा गया था और अब उसके भी डिवीजन के उसमें भी वर्गीकरण की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। लेकिन देखिए राजस्थान में क्या होता है कि मीणा को किस तरह से तमाम लाभ मिलते हैं, क्योंकि वो सामाजिक रूप से काफी सक्षम जाती है, आर्थिक रूप से मजबूत जाती है, एक मजबूत समुदाय है, तो उनको आरक्षण का अधिकतम लाभ मिलता है। तो इस लाभ से उसमें वो नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा घुसे और उसके साथ बंटवारा करना पड़े। तो ये स्थिति आप देखिए किस बात की लड़ाई हुई थी मणिपुर में। आज तक मणिपुर किस बात के लिए जल रहा है, वो भी हाईकोर्ट का फैसला था जिसमें कह दिया था कि मैती समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाए। तो कुकी इस बात से इतने भड़के थे क्योंकि मैती वहां 53% और बहुत पावरफुल है। वो चाह रहे थे कि एसटी में मिल जाए तो फिर अखिल भारतीय स्तर पर जो एसटी को मिलने वाले आरक्षण का लाभ हमको भी मिले। तो कुकी इससे नाराज हुए और ये कुकी मैती का झगड़ा आज 1 साल से ज्यादा समय से चल रहा है, ये निपटा नहीं अभी तक। तो बाद में वो हाईकोर्ट के फैसले पर रोक भी लगी, लेकिन ये अदालतों के फैसले जो हैं कई बार उनके साथ अनरेस्ट भी होता है। कई बार जजेज का ऐसा भी मामला होता है कि वो सामाजिक सच्चाइयों से ज्यादा कानूनी और न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा करने लगते हैं। तो ये स्थितियां भी है, इसको भी वस्तुनिष्ठ तरीके से देखने की जरूरत है। हमको अभी जब आपने कहा चिराग पासवान के लिए, तो हमको उनकी एक बात ध्यान आई, वो आरक्षण के कितने वो क्रीमी लेयर लागू करने के कितने समर्थक रहे। वो बार बार हमको ध्यान है कि उन्होंने कहा था कि उनके परिवार के लोगों को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए नौकरी में। ये इतने आउटस्पोकन रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो लोग सक्षम हो गए हैं वो आरक्षण छोड़ दें। तो ये बात इस मामले में क्यों नहीं वो मान रहे हैं कि जो कम्युनिटी, जो जातियां सक्षम हो गई हैं उनको भी ले, इसमें आरक्षण उनसे छीना तो जा नहीं रहा है, उनका आरक्षण नहीं खत्म किया जा रहा है, उनको भी मिलता रहेगा। लेकिन जो ज्यादा अपेक्षाकृत ज्यादा वंचित जाति है उसको तरजीह दी जाए इसमें। तो इसका वो विरोध कर रहे हैं। तो ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक विरोध है। इसमें क्या सामाजिक आपकी प्रतिबद्धता कहाँ दिखाई दी? सामाजिक प्रतिबद्धता समूचे दलित समुदाय के लिए जो बिहार में 20% है उसके लिए आपकी प्रतिबद्धता कहाँ दिखाई दी इसमें? तो ये जो है आप अपना हित देख रहे हैं। जीतन राम मांझी भी ऐसा नहीं है कि समूचे समुदाय का हित देख रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का लागू हो जाए तो उनके समाज के लोगों को कुछ फायदा हो जाएगा या कुछ और जो समाज है उनको भी फायदा मिल जाएगा। तो ये राजनीतिक लाभ हानि के लिए ये तमाम तरह की बहस चल रही है सोशल मीडिया में भी और सड़क पर उतर करके। और भारत सरकार चुप है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है। और कांग्रेस पार्टी जिसके मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने यहाँ इस बात को लागू करेंगे, वो सड़क पर उतर के उसने भारत बंद का समर्थन कर दिया। कांग्रेस पार्टी का जो नेशनल लीडरशिप है उसमें और तेलंगाना के लीडरशिप में कोई तालमेल नहीं है। तेलंगाना की लीडरशिप करे कि हम इसको लागू करेंगे, हम स्वागत करते हैं, और दिल्ली में राहुल गांधी उसका विरोध कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आप अलग अलग तरह देखिए ना जी, प्रारंभिक प्रतिक्रिया देखिए, जब 1 अगस्त को फैसला आया कि वर्गीकरण होना चाहिए, आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए, तो जेडीयू ने क्या कहा था? जेडीयू ने कहा था हमारे नेता नीतीश कुमार तो इसके पक्षधर पहले से रहे हैं। हमने पिछड़ा अति पिछड़ा का वर्गीकरण किया, दलित महादलित का वर्गीकरण किया, हम तो इसके पक्षधर रहे। और यदि हम भारत सरकार की बात करें, आप जिस खामोशी की बात कर रहे हैं, भारत सरकार तो रोहिणी कमीशन को लागू करने की बात कर रही थी। कराया था, बनवाया था उसी ने। हाँ, और रोहिणी कमीशन के भीतर भी तो यही बात है ना कि भाई जो अधिक वंचित है उसे आरक्षण का अधिक लाभ दिया जाए, यही बात तो है ना। यही तो कहा है रोहिणी कमीशन ने, तो बजाबता उन जातियों की संख्या लिखी है। 972 के करीब जातियां हैं जिनको आज तक कोई लाभ नहीं मिला है ओबीसी के आरक्षण का। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुए 30 साल से ज्यादा हो गए और इस 30 साल में 970-72 पिछड़ी जातियों को एक भी नौकरी नहीं मिली है मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से। तो यही तो रोहिणी आयोग ने कहा है
और ये हम्म, इसी 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने पहले टर्म में बनाया था। 2017 में यह आयोग गठित हुआ था और कई बार के एक्सटेंशन के बाद उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन सरकार उस रिपोर्ट को भी दबा करके बैठी हुई है। तो पहले प्रतिक्रिया खामोशी की रही, भारत सरकार चुप रही, भारतीय जनता पार्टी चुप रही, कांग्रेस पार्टी चुप रही और प्रतिक्रिया तेलंगाना से आई कि हम इसको लागू करेंगे। समाजवादी जी पार्टी चुप रही, एक तरह से उसने मौन समर्थन किया इस बात को, क्योंकि उसको इसमें अपना राजनीतिक हित दिख रहा था कि अगर दलितों के भीतर इस बात को लेकर के और झगड़ा बढ़ता है और उत्तर प्रदेश में अगर बंटवारा हो जाता है, आपस में लोग बंट बिल्कुल जाते हैं इस बिल्कुल, मामले ये आरक्षण के मसले पर, तो वो फायदा हो जाएगा, हमको पॉलिटिकल लाभ हो जाएगा। तो वो भी चुप रहे थे। जेडीयू की प्रतिक्रिया समर्थन करने वाली थी। और फिर जब जब लगा कि नहीं, इसमें कुछ कुछ लोग एक्टिव हुए और कुछ दलित के नाम पर विचार करने वाले जो बौद्धिक चिंतक लोग हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया में सक्रियता दिखाई और कुछ उकसाया इसको, कुछ सचमुच के जो दलित चिंतक थे उन लोगों ने इस बात को हवा दी और आंदोलन जब देखा कि बढ़ने लगा, एक बड़ा समूह इसका विरोध कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तो वो इसके साथ हो लिए कि ये ठीक है। भारत बंद ऐसा लगा जैसे कल का भारत बंद जो था 21 अगस्त का भारत बंद, ये भारत सरकार के खिलाफ हो। उस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही थी, जैसे ये भाजपा के खिलाफ हो या भारत सरकार के खिलाफ हो। इसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला अनायास वैक्यूम में आया हुआ नहीं है। लंबी बहस के बाद कई तरह की बातों को समझने सुनने के बाद ये फैसला आया है। आंध्र प्रदेश से लेकर के पंजाब तक का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, उस पर ये फैसला आया है। इसके गुण दोष पर ऑब्जेक्टिव तरीके से विचार होना चाहिए है। कुछ सुझाव अगर देने हैं दलित समुदायों को, समूहों को, आदिवासी समूहों को, तो वो देने चाहिए। देखिए, आदिवासी समूह इस पर अभी ज्यादा वोकल नहीं है, लेकिन हम अपने बगल के राज्य झारखंड में देखें तो थोड़े से मुंडा और उरांव इन समुदायों को छोड़ दें तो अधिकतम जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको कोई लाभ नहीं मिलता आरक्षण। पहाड़िया और बिरहोर ऐसी जातियां हैं जो आज भी जंगल में पहाड़ पर रहते हैं, उन तक मामूली लाभ पहुंचाना मुश्किल होता है, उन तक किसी तरह का लाभ नहीं पहुंचता है, अनाज पहुंचाना मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे दुर्गम जगह पर दखल देने पर देखिए राजनीति जो होती है। अभी आपने कहा कि आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री कहकर का है कि हम मदिगा जाति को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर लेंगे, लेकिन देखिए कितना बड़ा पंडोरा बॉक्स खुला। बिहार में क्या चल रहा है अभी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 2015 में तांती ततवा को नीतीश कुमार ने शेड्यूल कास्ट में शामिल कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप छेड़ नहीं सकते थे सूची को, और तांती ततवा को हटा दिया गया, ईबीसी में शामिल कर लिया गया फिर से। और तांती ततवा कह रहे हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, पासवान कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल सही हुआ है क्योंकि आरक्षण का सर्वाधिक लाभ तांती ततवा ही प्राप्त कर ले रहे थे। फिर देखिए मुकेश सहनी की राजनीति क्या है कि भाई मल्लाह को आप दलित में शामिल कीजिए। तो एक तरफ शामिल करने की बात, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हटा दो, एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई वर्गीकरण करो। भाई जो अधिक वंचित हैं, जीतन राम मांझी का तर्क भी अपने स्थान पर सही है और चिराग पासवान की चिंता भी सही है। तो यह राजनीति तो अभी बहुत दूर जानी है और भारत सरकार खामोश बैठी है। बिल्कुल, ये सवाल इसलिए आपने जो कहा कि भारत सरकार को इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए, और जब जो समीक्षा याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, वहां जाकर के भारत सरकार को इस पर स्थिति मतलब स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 341 और 341(2) का भी मामला है, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एससी की सूची को, एसटी की सूची को कोई स्टेट नहीं बदल सकता है, कोई राज्य सरकार उसमें नहीं छेड़छाड़ कर सकती है। वो सूची राष्ट्रपति द्वारा ही बदली जाएगी, मतलब भारत सरकार ही उस सूची को बदल सकती है। तो ये जो फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण का फैसला आया, अगर इसको भी इंप्लीमेंट करना है तो अनुच्छेद 341(1), 341(2) में तो कुछ बदलाव करने होंगे, तभी तो राज्य सरकारों को कुछ अधिकार मिलेगा कि वो इसमें कोई जोड़ सके या घटा सके, किसी को इसमें से निकाल सके, किसी को इसमें जोड़ सके। तो ये एक वो भी बहस आएगी, वो उस पर फैसला भारत सरकार को ही करना है। तो ये एक मामला जो कानूनी मामला है, न्यायिक मामला है, लेकिन उस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। कानूनी न्यायिक तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से इस पर विचार करके और इस बात को स्वीकार करने में नहीं किया जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक जरूरी मुद्दे पर आया फैसला। अब ये फैसला पूरी तरह से सही है कि नहीं सही है, ये अलग बात है। जैसे ये कहा जा रहा है कि ये वर्गीकरण का जो मामला है वो आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में एक पहल है कि 40-50 साल में खत्म ही हो जाएगा अगर इस तरह से वर्गीकरण कर दिया गया और ये अधिकार दे दिया गया कि कुछ जातियों को आप निकाल दीजिए क्योंकि वो सक्षम हो गई हैं, कुछ नई जातियों को शामिल कर लीजिए क्योंकि उनको लाभ नहीं मिला है। और इसके बरक्स जो एक तर्क दिया जा रहा है वो ये तर्क है कि आप जो पद खाली रह जाते हैं, एससी एसटी के लिए आरक्षित पद हैं वो खाली रह जाते हैं, उनको पहले क्यों नहीं भरते हैं। ये बहुत वैलिड बात है, बहुत वैलिड, बहुत वैध बात है। और ये भारत सरकार से लेकर के और सभी राज्य सरकारों, सभी
सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक बड़ी चेतावनी की बात है। उनको एकदम इस बात पर ध्यान देना चाहिए है। ये बात उठ रहा है कि वर्गीकरण क्यों कराया जाए? जब तक वर्गीकरण नहीं हुआ है, तब तक पद खाली रह जाते हैं, आप उनको क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी के सैकड़ों प्रोफेसर के पद, दर्जनों प्राचार्य के पद खाली हैं, जो एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, और भर्ती नहीं किया गया, पद खाली रखे गए। और बाद में कई बार ऐसा होता है कि नॉन सुटेबल कैंडिडेट बता करके कि कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं है, और वो पद भेज दिया जाता है जनरल कैटेगरी। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। इससे उस पूरी कम्युनिटी में अलग नाराजगी होती है। अभी जो भारत बंद हुआ, उसमें ये नाराजगी भी दिखी कि जो पद खाली रह जाते हैं, आप पद खाली रखे रहते हैं, जनरल कैटेगरी के पद भर लेते हैं, ओबीसी के पद भर लेते हैं, एससी और एसटी के पद खाली रह जाते हैं। वो खाली नहीं रहने चाहिए, उनको भी बराबर भरिए, और आप कहीं से भी खोज करके ले आइए। क्यों नहीं एम्पावर कर रहे हैं उस पूरी कम्युनिटी को? बिल्कुल, पद के बिल्कुल। लायक लोग मिले। और दूसरा, अगर आपके थोड़े दिन आप खाली रखते हैं, उसके बाद उसको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर देते हैं, वहां दूसरे लोग बहाल हो जाते हैं, ओबीसी बहाल कर देते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी, इससे नाराजगी, पूरी कम्युनिटी में एक नाराजगी होती है। तो इसके कई पहलू हैं, इस पूरे विवाद के कई पहलू हैं, जिसमें जब तक राजनीतिक फैसला नहीं होगा, देखिए ये हमेशा हम लोग मानते हैं, जो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है। कानून बनाने, कानून बदलने का अधिकार किसी को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, चाहे कितनी, उसको कानून की व्याख्या का अधिकार है, उसको न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिला है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है उसके पास कानून बनाने का पावर नहीं है, उसको विधायी पावर नहीं है, विधायी अधिकार नहीं है। यहाँ बहुत विस्तार से संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार विधायिका को है, कार्यपालिका को उस पर उसको अमल करना है, और न्यायपालिका को उसकी समीक्षा करनी है। तो कानून बनाएगी तभी ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी। अब एनडीए के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं, और बात है कि राजनीतिक फैसला, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कह दिया कि क्रीमी लेयर को हम नहीं मानेंगे, ठीक है, एक विवाद का अंत हो गया, क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा एससी एसटी रिजर्वेशन में। और देखिए, तो चिराग पासवान कल समर्थन कर रहे थे, उनकी पार्टी के लोग सड़कों पर थे, तो उन्हें भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट करे, होम मिनिस्टर स्पष्ट करे ना, कि वे चिराग पासवान के साथ हैं, जीतन राम मांझी के साथ हैं, या सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। जो देखिए, आपने कहा कि पुनरीक्षण याचिका दायर की गई डिवीजन, या कौन लेकर गया? क्या भारत सरकार लेकर गई है अब तक? नहीं, भारत सरकार ने तो इसमें कुछ नहीं किया। यही तो असली सवाल है। भारत सरकार को इस पर स्टैंड अपना क्लियर करना चाहिए है। और अगर लग रहा है ऑब्जेक्टिव तरीके से, देखिए भारत सरकार के पास तो सारे आंकड़े हैं, किस समुदाय के लोगों को कितनी नौकरी मिली है, किसको नहीं मिली है, कौन ज्यादा वंचित है, उसके आधार पर आप कानून बनाने की पहल करिए। आप कानून बना करके, सुप्रीम कोर्ट के कितने ही फैसले सरकार पलट देती है कानून बना करके, तो सुप्रीम कोर्ट का अगर ये फैसला, आप संसद कानून बनाए, इस पर सब लोग साथ देंगे। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों सहमत हैं, दोनों चुपचाप खड़े हैं, तो या तो आप समर्थन में ही कानून बना दीजिए, जिस कानून में इसकी कुछ जो कमियां हैं उसको दूर करके एक नया कानून बना दीजिए, या अगर विरोध में है तो आप पलट दीजिए फैसले को, और जो पुराना कानून है उसको चलने दीजिए, और ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, उसको भी संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए कि कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सके। तो ये कुछ भी करना है, ये एक पॉलिटिकल फैसला होना चाहिए है, जिसमें दोनों बड़ी पार्टियों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, बड़ी भूमिका बनती है। चुप रह जाने से, कि कोर्ट फैसला कर दे, लोग सड़क पर फैसला कर दें, फिर तो बहुत सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, सामाजिक स्तर पर बहुत विभाजन बढ़ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। ये दोनों के जो समर्थक हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के समर्थक, तो ये दोनों अपनी अपनी तरह से इसकी व्याख्या कर रहे होंगे। दोनों के अपने नेता जो लाइन दे रहे हैं, उस लाइन पर वो लोग सोच रहे हैं। क्या सामाजिक स्तर पर उन दोनों समुदायों के बीच विवाद नहीं हो सकता? उन दोनों समुदायों के बीच सामाजिक स्तर पर जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट पहले से एग्जिस्ट करता है, वो और उभर के सामने आ सकता है। तो क्यों सरकार क्या इस बात का इंतजार कर रही है कि सड़कों पर लड़ाइयां हो, सड़कों पर लोग विरोध करें उतर के? सामाजिक, हम लोगों ने देखा है आरक्षण के पक्ष, और हम लोगों ने देखा है कि आरक्षण के पक्ष में और आरक्षण के खिलाफ जब मंडल कमीशन को लेकर लड़ाई हुई थी, तो किस तरीके से पूरे देश में अनरेस्ट हो गया था। तो यह स्थिति वहां पहुंचे, इसके पहले सरकार को दखल देना चाहिए। बिल्कुल, ये स्थिति वहां पहुंचे, उसके पहले सरकार को इसमें सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा याचिका में अपना इंटरवेन करके अपना पक्ष रख के करे, या संसद में अभी से कोई अध्यादेश जारी करे, या संसद में कानून, अभी अध्यादेश जारी कर सकती है भारत सरकार कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं लागू होगा, कोई वर्गीकरण नहीं होगा एससी एसटी समुदाय में। लेकिन फिर उसका जवाब देना होगा प्रधानमंत्री को कि आप मडिगा समुदाय को तो कह के आए थे तेलंगाना में, जो दूसरे समुदाय हैं, पंजाब में वाल्मीकि हैं, या बिहार में जीतन राम मांझी हैं, उनके समुदाय का क्या करेंगे? तो ये तमाम पहलुओं को विचार करके, और राजनीतिक दलों को मिल बैठ करके इस पर फैसला करना चाहिए। संसद से इसका समाधान होना चाहिए। चलिए, आज के कार्यक्रम के दूसरे पक्ष में चलते हैं। अब जो लेटरल एंट्री पर विवाद छिड़ा हुआ है, यूपीएससी में सीधी भर्ती, और देखिए, पहले कहा गया सीधी भर्ती करेंगे, लेकिन फिर वहां भी आरक्षण की बात हो गई कि सीधी भर्ती में पहले आरक्षण की व्यवस्था की ही नहीं गई थी।
लेकिन चिराग पासवान ने बात उठाई, जीतन राम मांझी ने बात उठाई और यहां सभी एक मत हो गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मतांतर है, लेकिन यहां सभी एक मत हो गए। यह जो लेटरल एंट्री को लेकर विवाद है कि यूपीएससी क्यों सीधी भर्ती कर रहा है, और फिर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी, अब आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि मोदी सरकार ने कह दिया। तो यूपीएससी की लेटरल एंट्री को और इस पर विवाद को, इसे भी हमें अपने दर्शकों को समझाना चाहिए। देखिए, एक तो इसमें इसमें सबसे ढुलमुल रवैया और सबसे खराब रवैया भारत सरकार का है। जी, आपने पहले लेटरल एंट्री को ऐसा बना दिया, लेटरल एंट्री आज से थोड़े हो रही है, लेटरल एंट्री 50 साल से हो रही है, 60 साल से हो रही है। वो कोई बुरी चीज नहीं है। लेटरल एंट्री किसी किसी विषय के विशेषज्ञ को, किसी तकनीकी मामले के जानकार को, प्रोफेशनल्स को अगर आप सरकार के काम में ले आते हैं, शामिल करते हैं, तो उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। देखिए, इस देश में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया है। वो कुछ अपवाद हो सकते हैं जिन लोगों ने कुछ काम किए, लेकिन हरित मनमोहन क्रांति, सिंह बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री बन गए। वही हम कह रहे हैं कि हरित क्रांति हुई तो एमएस स्वामीनाथन ने किया, वो लेटरल एंट्री बिल्कुल। थी। वो कोई जी। आईएएस बनकर के नहीं आए थे। इस देश में चिकन की जो क्रांति हुई है वो बीवी राव ने किया। वो राव साहब कोई आईएएस नहीं थे। यहाँ जी। मेट्रो की क्रांति पूरे देश में मची है तो वो ई श्रीधरन ने की थी, वो कोई आईएएस नहीं थे। भारत जी। मिसाइल में की दुनिया में इतनी तरक्की कर रहा है तो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, वो कोई आईएएस बन करके नहीं आए थे। तो ये इस देश में नई आर्थिक नीतियां लागू हुई वो मनमोहन सिंह ने की थी। और जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है लेटरल एंट्री का, वो मनमोहन सिंह थे, जिनको 1976 में इंदिरा गांधी ने सचिव बनाया था, भारत सरकार का वित्त सचिव। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के और सीधे वित्त सचिव बने थे। और मोहन सिंह अहलुवालिया भी वाणिज्य सचिव रहे, देश के आर्थिक मामलों के सचिव रहे और वित्त सचिव भी बने। तो ये अपने जो डीआरडीओ के सेक्रेटरी आते हैं, डीआरडीओ के इसरो के सेक्रेटरी आते हैं, ये सब कहां से आते हैं? कोई आईएएस तो बनता नहीं। सैम पित्रोदा को देख लीजिए ना, जो सैम पित्रोदा ने राजीव गांधी को किस तरह से गाइड किया उस समय टेक्नोलॉजी की क्रांति लाने के लिए। तो ये सब लेटरल एंट्री के बहुत क्लासिकल और बड़े बड़े एग्जाम्पल है, एकदम चाचल मान्य एग्जाम्पल जिनको बोलते हैं, उस तरह के उदाहरण है ये। तो भारत सरकार ये नहीं कर रही थी कि आप किसी विषय के बड़े विशेषज्ञ को ले आए और उसको कोई एक स्पेसिफिक जिम्मेदारी दें। भारत सरकार ने लेटरल एंट्री का मामला बना लिया कि आप रूटीन की भर्तियां करेंगे लेटरल एंट्री के जरिए। तो जब आप रूटीन की भर्ती लेटरल एंट्री के जरिए करने लगेंगे तब तो उस पर सवाल उठेगा ही ना। जी। आप सचिव नहीं बना रहे किसी को, आप सलाहकार नहीं बना रहे प्रधानमंत्री का, आप संयुक्त सचिव बता, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर, आप डायरेक्टर लेवल के अधिकारी पर लेटरल एंट्री से भर्ती कर रहे हैं। लेटरल एंट्री में कोई गलत चीज नहीं है। लेटरल एंट्री बहुत ही अच्छी चीज है। पूरी दुनिया में इस प्रैक्टिस को आजमाया जाता है और भारत ने भी जितने प्रयोग किए हैं वो सफल साबित हुए हैं। लेटरल एंट्री के सारे प्रयोग भारत में भी सफल साबित हुए हैं जो पहले हुए हैं। अमेरिका में तो पूरा लेटरल एंट्री का ही सिस्टम काम करता है। अमेरिका में कोई मंत्री को वहां सचिव बोलते हैं, वहां गृह मंत्री को इंटरनल सेक्रेटरी उनको बोलते हैं, वो जो फॉरेन सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी होता है वहां का, जो विदेश मंत्री होता है वो भी स्टेट सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वहां मंत्री को सचिव बोलते हैं। तो वो सचिव जो है वो बाहर से ही लिया जाता है, विषय का विशेषज्ञ ही लिया जाता है। वहां ये नियम है कि आप एमपी हैं तो आप मंत्री नहीं बन सकते। एमपी है तो आपके काम कानून बनाना है, आप सीनेट के और कांग्रेस के मेंबर रहिए, आप मंत्री नहीं बन सकते। मंत्री वही बनेगा जो एमपी नहीं है और विषय का विशेषज्ञ है। तो वहां इस तरह से काम चलता है। चाइना की ब्यूरोक्रेसी में भी सब बाहर से आते हैं लोग, लेटरल एंट्री से लोग आते हैं। समूचे यूरोप में ये प्रैक्टिस है, तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन आप लेटरल एंट्री से ऐसे आदमी को ले आइए जो भारत में ही परंपरा है, जो मनमोहन सिंह की और मोन्टेक सिंह अहलुवालिया की या होमी जहांगीर भाभा की या एपीजे अब्दुल कलाम की या ई श्रीधरन की योग्यता को मैच करता। उस तरह का कोई अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ ले आइए और उसको स्पेसिफिक जिम्मेदारी दीजिए। जैसे आपने श्रीधरन को पहले कोंकण रेलवे की जिम्मेदारी दी और उसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल की जिम्मेदारी दी। तो आप इस तरह से ले आइए और उसको ऐसी जिम्मेदारी दीजिए, कोई विरोध नहीं करेगा गैरसर। लेकिन जब आप डिप्टी डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी बहाल करने लगेंगे लेटरल एंट्री से, तो इसका विरोध होगा। तो यहां गलती हुई है सरकार से कि आपने 45 पद निकाल दिए। 45 पद निकाले। अच्छा, आपने 4 साल पहले लेटरल एंट्री करते हुए कार्मिक मंत्री, तब भी प्रधानमंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह थे, कार्मिक मंत्री थे, और उन्होंने 4 साल पहले कहा था कि सिंगल वैकेंसी होगी, एकल पद होगा। तो एकल पद के लिए आरक्षण कैसे लागू करेंगे? एकल पद में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। आपने बहुत कैटेगरिकली कहा, इसी सरकार ने कहा कि एकल पद के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं लागू होगी। अब फिर यही सरकार कह रही है कि एकल पद में भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। भाई, इसका क्या मतलब हुआ? आप 4 साल पहले इसका मतलब गलत थे। फिर आपने 4 साल में जो बहालियां की हैं लेटरल एंट्री के जरिए, कितने लोगों की बहाली हुई है? कितने लोग उसमें अपना 5 साल का टर्म पूरा करके चले गए? कितने लोग अभी भी लेटरल एंट्री से बहाल हुए लोग काम कर रहे हैं?
तो फिर आप उनको कैंसिल जी, करिए, सबको निकालिए, सबको जो आपने वेतन दिए थे सब उनसे वसूलिए। जब आपने कहा, बिल्कुल, या तो फिर आपने उस समय किस बाध्यता में आपने कहा कि एकल पद के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं है, और अब किस मजबूरी में कह रहे हैं कि एकल पद के लिए भी आरक्षण की जरूरत है। अब जो चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आपको झटका लगा, अपोजिशन ने ये इशू बनाया कि आरक्षण खत्म कर देंगे ये लोग और संविधान खत्म कर देंगे, और आपको नुकसान हुआ, तो अब आपको लग रहा है कि अब इसमें भी आरक्षण होना चाहिए। जी, एकल पद की वैकेंसी भी हो, उसमें आरक्षण हो। फिर कैसे एकल पद के लिए एक पद की आप वैकेंसी निकालेंगे कि इसरो का सेक्रेटरी बनाना है किसी को, या प्रधानमंत्री का तकनीकी सलाहकार बनाना है, तो उसमें कैसे आरक्षण लागू करेंगे? सही बात। तो इसका मतलब है कि आप फिर ये खेल करने जा रहे हैं। इसमें आपने जो झटका लगा आपको लोकसभा चुनाव में, आप उसको ठीक करने के लिए अब लेटरल एंट्री के जरिए आप रूटीन की भर्तियां करेंगे और उसमें आरक्षण लागू करेंगे, ताकि जी, आप माना जाए कि आप एससी, एसटी और ओबीसी के बड़े शुभचिंतक हैं, बड़े हितैषी हैं। हुँ, या तो आप बंद कर दीजिए, फिर इस लेटरल एंट्री उस की क्या पद जरूरत को भूल जाएँगे आप। जी, है? वही जब आपको रूटीन की भर्ती करनी है तो यूपीएससी में ही पद बढ़ा दीजिए ना। वो भी एक प्रपोजल सरकार के बिल्कुल। पास पड़ा हुआ है कि आईएएस हुँ, लोगों की कमी है। आज ही एक रिपोर्ट आई है कि आईएएस लोगों की कमी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सब आईएएस को भेज नहीं रही है सेंटर में अपने डेपुटेशन पर, अपने जी, ही काडर में रख रही है, क्योंकि उनके यहाँ भी कमी है। तो आप उस कमी बिल्कुल, को भरने के लिए जो आपके पास रिकमेंडेशंस आए हुए हैं कि उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी, आप 1000 की जगह 1500 1600 हर साल आईएएस बहाल करिए और उन्हीं को ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी डायरेक्टर बनाइए और उन्हीं से जी, सारे काम कराइए। तो ये तो फिर पूरा लेटरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आप सिर के बल खड़ा कर रहे हैं, उसको खत्म ही कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल, ये है क्योंकि विषय के विशेषज्ञ की जरूरत है। आईएएस सारे काम नहीं कर सकते। आप पुलिस के लिए आईपीएस बहाली, स्पेसिफिक आईपीएस चुना जाता है, पुलिस में जाता है। आईआरएस चुनते हैं, रेवेन्यू में जाता है। लेकिन जो आईएएस चुनते हैं वो आईएएस आज एविएशन का सेक्रेटरी है, कल होम सेक्रेटरी है, सिक्योरिटी देख रहा है, परसों वो कृषि सचिव हो जाएगा तो वो कृषि का मामला देखने लगेगा 2 साल 3 साल में। जी, तो वो तो सब चीज का विशेषज्ञ नहीं है, वो तो रूटीन का हुँ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम कर सकता है ना। जो आदमी हर 2 बिल्कुल। साल 3 साल 25 साल दूसरे, उसने पढ़ाई क्या की है? सैकड़ों बच्चे तो चले जाते हैं पाली पढ़ के और प्राकृत पढ़ के और संस्कृत पढ़ के, अरबी और हिंदी पढ़ के। तो जी, ऐसा नहीं कि वो क्या या मेडिकल ही पढ़ के आए। डॉक्टर आजकल बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर आईएएस हो रहे हैं या इंजीनियर आईएएस हो रहे हैं, तो उनको अपने विषय के अलावा तो क्या ज्ञान है? आप ट्रेनिंग में कितना सिखा सही बात। दीजिए। हुँ, जिस एक व्यक्ति ने 30 साल अपना जीवन लगाया हो किसी एक विषय को समझने में, उसकी जरूरत नहीं है क्या सरकार? तो ये इस मामले में आप जनरल रूटीन का काम करने के लिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप आईएएस बहाली करिए, उसकी संख्या भी बढ़ाइए। लेकिन जो स्पेसिफिक काम, आज जैसे डाटा साइंस इतना बदल रहा है, मशीन लर्निंग आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो अब क्या आप 1989 और 90 बैच के आईएएस से करा लीजिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? बिल्कुल नहीं करा पाएँगे। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, न्यूक्लियर साइंस के लिए, एटॉमिक साइंस के लिए, आप डाटा साइंस के लिए आप कहाँ से आदमी ले आए? आरक्षण खोज करके ले आएंगे उसमें कि आरक्षण देंगे उसमें बिल्कुल, भी? अरे आरक्षण जहां लागू करना है आप संख्या बढ़ाइए आईएएस की, वहां आरक्षण भी दीजिए। लेकिन लेटरल एंट्री से जो इंपॉर्टेंट जगह है, जो तकनीकी विशेषज्ञता वाली जगह है, जो आर्थिक विशेषज्ञता वाली जगह है, वहां ले आइए। उन जगहों पर जो उस विषय का सचमुच का विशेषज्ञ है, जिसका बड़ा नाम है, उसको ले आइए। ज्ञानेश्वर सर जी, हमको बिल्कुल सही। बात करते करते एक किस्सा ध्यान आ गया। उन्नीस सौ जी, सत्तानवे अंठानवे का किस्सा है। 97 में हम लोगों ने अभी पत्रकारिता यहाँ शुरू की थी, थोड़े दिन हुए थे पत्रकारिता करते हुए दिल्ली में, और जी, मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट कंसीव किया जा रहा था दिल्ली में। पहला डीएमआरसी की स्थापना होने जा रही थी। हुँ, उस समय दिल्ली में साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे। जी, मदनलाल खुराना का नाम हवाला में आया था, उसके बाद वो हटे थे, साहेब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने थे, और उनके समय डीएमआरसी का प्रोजेक्ट कंसीव किया जा रहा था, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का। जी, और आईएएस लॉबी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए थे कि डीएमआरसी का चेयरमैन और एमडी कोई आईएएस ही होगा, हुँ, क्योंकि ऐसी परंपरा ही नहीं रही है कि आप दूसरे को बनाए। ये एक ऐसी बॉडी का एक स्वायत्त संस्था बन रही है, इसका चेयरमैन आईएएस होगा। तो इस बिल्कुल, बात के लिए महीनों तक बहस चली थी, और एक दिन स्थिति ऐसी पहुंच गई थी, ज्ञानेश्वर जी, कैबिनेट की मीटिंग के बाद बैठक हो रही थी अधिकारियों के साथ, और साहेब सिंह वर्मा ने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद कर देंगे अगर ई श्रीधरन चेयरमैन नहीं बनते हैं। अगर इस अच्छा, को आप लोग रोकते हैं और आईएएस लॉबी हुँ, इस तरह से करती है, तो हम इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर देंगे, प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो। जब जी, मुख्यमंत्री ने इतना हार्ड स्टैंड लिया, तब जाकर के श्रीधरन को अपॉइंट किया गया डीएमआरसी का चेयरमैन। पहले चेयरमैन हुए, और उसके बाद की तो हिस्ट्री है, सारा देश जानता है कि क्या डीएमआरसी बिल्कुल, किया। तो ये बिल्कुल। इस तरह से स्टैंड लेना होता है इसमें पॉलिटिकल आदमी को भी, और यहाँ देख रहे हैं कि पॉलिटिकल आदमी कह रहा है कि हम उसमें भी आरक्षण लागू करेंगे। तो आप चलिए, तो देखिए लागू करना बिल्कुल, आप करिए, लेकिन योग्य लोगों को ले आकर के रखिए, तकनीकी विशेषज्ञता वाले लोग। चलिए तो देखिए दोनों ही बहुत संवेदनशील मुद्दे थे और इसे हमने अपने दर्शकों को समझाया है कि देखिए क्या हो रहा है आरक्षण के भीतर आरक्षण में और लैटरल एंट्री को लेकर क्या विवाद है।
तो यह बहस अभी चलती रहेगी क्योंकि सरकार खामोश है। आगे जो भी होगा वह भी हम बताएंगे आपको। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।